We are starting here lecture number 3 of transition elements, and we already discussed the first two lectures of this chapter, a very important chapter as per the board point of view as well as anti-test point of view. So in the last class we discussed about something about the coordinate compound or complex compound formation of transition elements, and we discussed about the ligands and its types. तो लिगेंड्स के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था काफ़ी सारी, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका लास्ट लेक्चर, जो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। और इनऑर्गेनिक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस से मुराद हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जिसमें लार्ज ब्रैकेट आती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इसकी नेमिंग किस तरह की जाती है? नोमेनक्लेचर मीन्स होती है नेमिंग, ठीक है, कि किस तरह से नाम लिखा जाता है, किस तरह से नेमिंग सिस्टम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और IUPAC इज एक्चुअली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक इदारा है जिसने रूल्स को सेट किया था, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स वगैरह को हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनके तहत इसको किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, हाउ इट इज़ रिटन। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास जो है वो कैटाइन होता है, ठीक है, कैटाइन होता है लेफ्ट साइड पर, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमारे पास होता है मेटल, देन स्मॉल ब्रैकेट, फिर हमारे पास लिगेंड होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में, देन उसके बाद एनाइन हमारे पास होता है एंड में, ठीक है। तो ये हमेशा से इस पैटर्न पे लिखा जाता है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैटाइन एनाइन दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। समटाइम्स कैटाइन होता है तो एनाइन नहीं होता, और एनाइन होता तो कैटाइन नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटाइनिक है कि एनाइन के। इस बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इस तरह से हमें कुछ दिख रहा होता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब इसकी नेमिंग किस तरह से की जाती है, इसकी नेमिंग पैटर्न क्या होता है? तो नेम इस पैटर्न में करते, इस पैटर्न में नहीं करते कि कैटाइन, मेटल, लिगेंड, एनाइन, इस तरह से नाम नहीं लिखते हैं हम इसका, ठीक है ना। इसकी नेमिंग पैटर्न इस तरह होती है कि जब हम इसको नेमिंग करनी होती है, सबसे पहले हम लोग कैटाइन का नाम लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखा जाता है लिगेंड का सेकंड टाइम, उसके बाद फिर लिगेंड के बाद फिर हम लोग नाम किसका लिखते हैं बेटा, मेटल का नाम लिखते हैं, और मेटल के बाद फिर फाइनली हम लोग जो है वो एनाइन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नेमिंग पैटर्न हमारे पास ये होता है, पहले कैटाइन, फिर लिगेंड, फिर मेटल, एंड देन उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास एनाइन का नाम आता है, ठीक है। तो बस इसमें सिंपल कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं सारे के सारे रूल्स लिखूँ। कि कैटाइन का नाम तो डायरेक्टली आ जाएगा, जो भी नाम कैटाइन का है, Na आ गया तो सोडियम, K आ गया तो पोटेशियम, इस तरह से एनाइन का नाम भी डायरेक्टली आ जाता है, जिस तरह से नाम हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली नाम इसका लिखा जाता है, उसमें कोई रूल्स नहीं है। हाँ, लिगेंड और मेटल के नेम्स को लिखते हुए जो है वो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। लिगेंड्स का नाम जब आएगा ना, तो लिगेंड्स के नेम क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया सारे लिगेंड्स के नेम, कौन कौन से लिगेंड्स आ सकते हैं। एक्स्ट्रा बात आपको क्या पता नहीं चाहिए कि लिगेंड्स अगर मल्टीपल लिगेंड्स एक साथ आ जाएँ तो सूरत में हम क्या कहेंगे, उस सूरत में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। देन वी फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एज पर द रूल्स ऑफ IUPAC, ठीक है। और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो प्रीवियस बुक भी थी हमारी, उसमें अच्छा, उसमें ये था कि नेगेटिव लिगेंड्स का नाम पहले आता था, न्यूट्रल लिगेंड का नाम बाद में आता था। जो पुरानी बुक थी, जो इम्प्रूवर्स है उनको पता होगा, फ्रेशर्स को तो नहीं पता होगा, तो इन्होंने दोनों बुक पढ़ी है, मतलब पुरानी भी न्यू भी, तो उनको पता है कि जो हमारे पास ओल्ड बुक थी केमिस्ट्री की सेकेंडरी की, तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड का नाम बाद में लिखेंगे। लेकिन अब चूँकि रूल्स चेंज हो चुके हैं, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और हमारी बुक के अंदर न्यू रूल्स के मुताबिक ही लिखा गया है, जो सेकेंडरी की न्यू बुक है। और फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सब में इसी तरह से है, और इंटरनेट पे चेक करेंगे तो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही आएगा। तो वो भी गलत नहीं था असल में, तो वो असल में ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग था, और बुक हमारी चूँकि पुरानी थी, दैट्स व्हाई वो ओल्ड रूल उसमें लिखा हुआ था। तो अक्सर बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन होती थी कि क्या किया जाएगा, ठीक है। अब तो सारे बुक सेम हो चुकी हैं, तो उसके लिए यही रूल फॉलो होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से नेम्स लिखेंगे लिगेंड्स के, मीन्स अगर क्लोरो ब्रोमो आ जाएगा तो ब्रोमो पहले आएगा, फिर क्लोरो बाद में आएगा, सिंपल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यही होता है ना भाई। एक चीज़ ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर
अच्छा, लिगेंड्स हमारे पास इनऑर्गेनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं। नॉर्मल जो लिगेंड्स हैं जितने सारे, उन सब के लिए क्या होगा कि अगर 2 लिगेंड्स अगर हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई यूज़ कर लेंगे। अगर 3 लिगेंड्स हैं तो उसके लिए हम लोग ट्राई यूज़ कर लेंगे। 4 लगे हुए तो सूरत में उसके लिए हम लोग टेट्रा यूज़ कर लेंगे। 5 है तो सूरत में हम लोग उसको पेंटा बोलेंगे। और 6 अगर है तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। ठीक है, तो ये तमाम लिगेंड्स के लिए रूल्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो लिगेंड आ रहा है वो हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड कोई आता है, जिसमें मैंने आपको 2 ही नेम बताए, एक हमारा E.N हो सकता है, इथाइलिन डायमाइन, और सेकंड हमारे पास हो सकता है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ठीक है, अगर ये लिगेंड्स हमारे पास आते हैं तो यहाँ अगर EN अगर 2 है, ठीक है, तो उस सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे बिस लिखेंगे। ठीक है, और 3 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रेस, और 4 के लिए फिर हम लोग लिखेंगे दिस इज टेट्राकिस। ठीक है, टेट्राकिस, और 5 के लिए हमारे पास होगा दिस इज पेंटाकिस, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये, और 6 इस तरह से आ जाए तो हेक्साकिस, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो कहने का मकसद क्या है कि जब भी आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड्स आएंगे ना, EN या EDTA, तो उसके लिए हम ये नंबर्स यूज़ करेंगे, जबकि नॉर्मल जो लिगेंड्स हैं उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा ये यूज़ किया जाएगा। तो लिगेंड में बस आपको ये बात याद रखनी होती है। बाकी नेम्स मैंने आपको बता दिए लिगेंड्स के। नेगेटिव लिगेंड्स के नाम O पे एंड अप होते हैं, न्यूट्रल का भी आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद मेटल का नाम आएगा। मेटल के नाम लिखते हुए भी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मेटल के नेम में भी कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा, मेटल का नाम जब आएगा ना, तो मेटल के नाम के साथ एनाइन का नाम लिखने से पहले ना मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फाइनली हमारे पास जो है वो एनाइन का नाम आएगा। ऐसे ही होता है ना भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी होती है इसके साथ साथ। तो मेटल का नाम लिखेंगे, फिर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। मेटल का नाम किस तरह से लिखा जाएगा, मेटल का नाम 2 तरह से लिखा जा सकता है। मेटल के नेम को 2 तरह से लिखा जा सकता है। एक तो हम उसका नॉर्मल जो नेम होता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मेटल का जो नाम इंग्लिश नेम होता है वो लिखा जा सकता है। तो एक तो मेटल का इंग्लिश नेम लिखा जा सकता है, और कभी कभार आप उसका जो है वो लैटिन नेम भी लिखते हैं, है ना भाई, लैटिन नेम भी लिखते हैं। और जब लैटिन नेम लिखते हैं तो उसके UM को हटाकर, जो UM लगा होता है उसको हटाकर उसकी जगह पर 8 लगा देते हैं। ऐसे ही होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस पर बात कर लें, एग्जांपल दे दो, जैसे Fe आ गया ना। अब अगर Fe आ गया, Fe लिखा हुआ है, तो Fe का इंग्लिश नेम हमारे पास क्या हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, लेकिन उसका लैटिन नेम Fe का क्या होता है, फेरम। तो उसका UM हटा के 8 लगा देंगे तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, दिस इज फेरेट। तो ये दोनों नाम लिखे जाते हैं, कभी कभार आयरन और कभी कभार फेरेट। अब ये पूछा जाए कि भाई अभी अगर आपको सोचने के सर कब कौन सा नाम लिखेंगे, तो वो एक सिंपल एक आसान सी बात हो सकती है। तो इंग्लिश नेम कब लिखना है, लैटिन नेम कब लिखना है। लैटिन नेम सिर्फ एक वजह से लिखेंगे, अगर आपके कॉम्प्लेक्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज अगर कभी मौजूद होगा तो। ठीक है, तो लैटिन नेम सिर्फ उस सूरत में लिखेंगे, लैटिन नेम सिर्फ उस सूरत में लिखा जाएगा इफ़ कॉम्प्लेक्स इज, अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हमारे पास हो एनाइनिक। अगर हमारे पास एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, तो सूरत में हम क्या करेंगे कि हम उसके जो है वो लैटिन नेम्स को लिखेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से कि लाइक, या इस तरह से भी आ सकता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना हो, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा हो, इस तरह से, तो ये हमारे पास जो है वो एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ कोई कैटाइन लगा होगा और इस तरह से बना होगा, तो भी यहाँ पर उसका जाहिर सी बात है कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सही है, तो ये 2 तरह से पहचाना जा सकता है कि या तो इस तरह से ये सिनेरियो क्रिएट हो या फिर इस तरह से हो। अगर इस तरह से होगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा नहीं रहेगा, लेकिन अंडरस्टूड होगा कि नेगेटिव तो लगा होगा ना उसके ऊपर जो कैटाइन है। ठीक है, बाकी कंडीशंस के अंदर हम नॉर्मल इंग्लिश नेम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेटल के नेम में ये चीज़ याद रखनी होती है। तो सबके मैं ना लिस्ट में आपको बता देता हूँ कि किसकी कौन से नेम्स किस तरह से लिखे जाते हैं। तो कुछ मेटल्स को मैं बता देता हूँ उसके अंदर यहाँ पर आपको, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जैसे Fe का तो मैंने
जैसे Fe का दोबारा लिख देता हूँ, Fe हो गया, इस तरह से Cu हो गया, कॉपर। इस तरह से मैं आपको और भी मेटल दिखाता हूँ। पहले वो जिनके लैटिन नेम्स होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। सबके लैटिन नेम होते भी नहीं है। एक Ag देख लेते हैं, एक Au देख लेते हैं, एक Hg देख लेते हैं, एक W देख लेते हैं, ठीक है, एक Pb देख लेते हैं, एक Sn देख लेते हैं। ये सारे वो मेटल्स हैं जिनके हमारे पास जो है वो लैटिन नेम्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। बाकी वो जिनके इंग्लिश नेम डायरेक्टली आते हैं, Ni हो सकता है, Co हो सकता है, कोबाल्ट, ठीक है, इस तरह से जिंक हो सकता है, Zn। तो ये हमारे पास एक वो मेटल्स हैं जिनके हमारे पास जो है वो लैटिन नेम्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब Fe है ना, अब इसका इंग्लिश नेम हमारे पास क्या बनता है, दिस इज आयरन। लैटिन नेम हमारे पास इसका क्या बनता है, फेरम। और 8 वाला नाम अगर इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। Cu का इंग्लिश नेम क्या बनता है हमारे पास है, कॉपर। लैटिन नेम इसका क्या होता है, क्यूपरम। और वरना फिर क्यूपरेट हो सकता है ये। Ag का इंग्लिश नेम क्या होता है हमारे पास, सिल्वर। लैटिन नेम क्या होता है, आर्जेंटम। और UM हटा के 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अर्जेंटेट, सही है। Au का इंग्लिश नेम हमारे पास होता है गोल्ड, और लैटिन नेम हमारे पास होता है जैसे ऑरम। और 8 लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑरेट। Hg का हमारे पास इंग्लिश नेम होता है दिस इज मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी है Hg। और इसका जो लैटिन नेम हमारे पास होता है वो होता है हाइड्राजायरम, हाइड्राजायरम। तो उससे हम लोग यम हटा के 8 लगाएंगे, दिस इज हाइड्राजायरेट। तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से W हमारे पास जो है ना, इसका इंग्लिश नेम हमारे पास होता है टंगस्टन, वरना इसको लैटिन नेम आता हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड वुल्फ्रम। आखिरी में 8 लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज वॉल्फ्रेट, ठीक है। Pb हमारे पास इंग्लिश नेम हमारे पास होता है लेड। लैटिन नेम हमारे पास इसका होता है दिस इज प्लम्बम। यम हटा के 8 लगाएंगे दिस इज प्लम्बेट, ठीक है। Sn का इंग्लिश नेम हमारे पास होता है टिन। लैटिन नेम हमारे पास होता है स्टेनम, और यम हटाकर 8 लगाएंगे तो दिस इज स्टेनेट, ठीक है। Ni का हमारे पास इंग्लिश नेम होता है दिस इज निकल। तो Ni का हमारे पास इंग्लिश नेम होता है दिस इज निकल। अच्छा, इसका लैटिन नेम हमारे पास कुछ नहीं होता, तो लैटिन नेम तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज निकलेट। 8 लगा देते हैं उसके आखिर में, जरूरी नहीं है सबका लैटिन नेम हो। इस तरह CO का इंग्लिश नेम होता है कोबाल्ट। अब इसका भी लैटिन नेम नहीं है तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या कह देते हैं, कोबाल्टेट। इसी तरह से Zn का जिंक होता है, इसका भी लैटिन नेम नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जिंकेट। तो क्या, तो और भी हो सकते हैं, बस मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिए। मैं कहने का मकसद ये कि ये जो नेम्स है ना, ये तो कभी नहीं लिखते, ये तो लैटिन नेम्स मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप ये नेम लिखेंगे या तो आप ये नेम लिखते हैं, ठीक है। वो मैंने बता दिया किस तरह से लिखना होता है, ठीक है। तो या तो इंग्लिश नेम्स लिखे जाएंगे या फिर लैटिन नेम्स लिखे जाएंगे 8 लगा के। लैटिन नेम नहीं है तो इंग्लिश नेम के साथ ही 8 लगा देंगे, ठीक है। तो ये किस सूरत में होगा, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। समझ में आ गई बात सब, क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगी मेटल की, और ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखेंगे तो आपको पता है कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग उसको, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसको हमेशा लिखेंगे हम लोग उसमें भाई रोमन नंबर्स में, है ना भाई। तो रोमन नंबर्स में उसको लिखा जाएगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मतलब इस तरह से, जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने 2 लिख दिया तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाएगी। सबसे एंड में एनाइन का नाम आ जाएगा अगर एनाइन मौजूद हो तो, ठीक है। और एनाइन के आखिर में भी अगर कंपाउंड पर कोई चार्ज मौजूद हो तो फिर एंड में हम लोग क्या लगा देंगे, आइन भी लगा सकते हैं, आइन भी लगा सकते हैं। आइन कब लगाएंगे, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये इस तरह से ही है तो इस तरह पॉजिटिव लगा हो चार्ज, ये इस तरह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज लगा हो, तो सूरत में हम लोग क्या कर देंगे, आइन भी लिख देंगे एंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल मेथोडोलॉजी होती है। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं किसी कंपाउंड का नाम लिखना चाहता हूँ ऐसी एक्सरसाइज के तौर पे, तो मैं लिखता हूँ K4FeCN6। इस कंपाउंड का नाम अगर मैं लिखना चाहता हूँ K4FeCN6, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन सकता है हमारे पास है
तो सबसे पहले देखो केटाइन का नाम आएगा, केटाइन यहाँ पर क्या है के, तो पोटेशियम, डायरेक्ट से पोटेशियम लिखेंगे, मतलब टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं होती है। और याद रखिए जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर मैं नोट की सूरत में लिख देता हूँ कि व्हेन एवर यू आर डूइंग IUPAC नेमिंग तो आपको क्या करना पड़ता है, ओनली स्मॉल लेटर्स या ओनली स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, सिर्फ स्मॉल लेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाएंगे, कैपिटल लेटर्स नहीं अलाउड है उसके अंदर हमें, ठीक है। उसके बाद नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स, नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस भी नहीं देते उसके अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखें, किसी भी स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे और कोई स्पेस नहीं आएगा किसी भी वर्ड के बीच में, सही है। तो अब हम इसके नेम्स को लिख लेते हैं। अब जैसे K4FeCN6 हमारे पास आ गया, सो दिस इज K4 हमारे पास, ये हमारे पास हो गया दिस इज पोटेशियम, ठीक है। तो ये उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड एक ही है CN का नाम हमने पढ़ा था सैनो, तो 6 है तो हेक्सासैन हो जाएगा, ठीक है। और देखो कोई बिना स्पेस दिए स्मॉल लेटर में मैं शुरू कर रहा हूँ, पोटेशियम हेक्सासैनो, ठीक है। उसके बाद Fe है, अब Fe का नाम या तो आयरन हो सकता है या तो फेरेट हो सकता है। अभी कैसे पता लगेगा, चूंकि कैटाइन मौजूद है यहाँ पर तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो इसलिए सूरत में इसका नाम क्या होना चाहिए, फेरेट होना चाहिए। उसके बाद लार्ज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अब डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो K4 है, 1 का +1 होता है तो 4 का +4 हो गया, CN -1 होता है चार्ज इस पर, तो ये -6 हो गया, तो -6 और +4 हमारे पास -2 होता है ना वैसे, और Fe का निकालना है तो ये हम इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो ये +2 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास है पोटेशियम हेक्सासैनोफेरेट 2, तो ये इसका ही नाम निकलेगा ना भाई। तो ये 2 जो इसकी आई है बेटा, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल की। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए आप इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर डोनेटेड टू अ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मोनोडेंटेट लिगेंड होता है CN, तो ये 6 लोन पेयर दे रहा है, तो फिर इस सूरत में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 आ जाएगी। तो MCQs में आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए। और लगभग अक्सर औकात ये दोनों सेम आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ विल रिमेन सेम, बट सम टाइम्स दे आर डिफरेंट। तो अभी मैं ऐसे भी सवाल आपको कराऊंगा जिसमें अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास आया। इस तरह से सेकेंडरी कंपाउंड में यहाँ पर लिखता हूँ डायमाइन, मतलब इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास कॉमनली कहलाते हैं टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, टोलेंस रिएजेंट है ये, सिल्वरिंग ऑफ मिरर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अगर हम नेम को लिखना चाहेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो देखो कैटाइन का नाम, कैटाइन तो है नहीं उसके अंदर, अगर कैटाइन नहीं है तो फिर लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है NH3, NH3 का मैंने बताया था अमाइन, डबल M से अमाइन, ऑर्गेनिक का अमाइन सिंगल M से आता है और इनऑर्गेनिक का अमाइन डबल M से आता है, ये एक फ़र्क है अमाइन में। तो NH3 को अमाइन बोलेंगे तो 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज डाईअमाइन, तो डी भी स्मॉल लिखा हमने, डाईअमाइन। उसके बाद Ag है, अब चूंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Ag को हम नॉर्मली जस्ट सिल्वर लिखेंगे, तो डाईअमाइन सिल्वर। उसके बाद स्मॉलर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आएगी उसकी, और सबसे एंड में क्या हमारे पास हो जाएगा, OH लगा हुआ है, दिस इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्सो नहीं लिखेंगे चूंकि ये कैटाइन हमारे पास लिगेंड थोड़ी ना एनाइन है, तो एनाइन का सिंपल नेम जाएगा जो उसका होता है हाइड्रोक्साइड। यही OH अगर इसके अंदर होता है लार्ज ब्रैकेट के तो सूरत में हम उसको हाइड्रोक्सो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लिगेंड तो नहीं है हमारा OH अभी, तो ये तो हमारा एनाइन है जस्ट। तो ये इसमें अब देखो किस तरह से निकलेगा, NH3 का जो 0 हो जाएगा चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है, और OH का हमारे पास हो जाएगा -1, तो ये हमारे पास क्या +1 हो जाएगा, तो ये डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। बस समझ में आ रही यहाँ तक। तो अभी इसके बाद और प्रैक्टिस करते हैं, पहले इतना लिखे पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स ले रहा है तमाम लिगेंड से, उसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा, इस सवाल के अंदर देखते हैं सर कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम यहाँ, इसमें चार्ज का कोई ज़्यादा लेने देना नहीं है, इसमें हम डेंसिटी के लिहाज से बात करते हैं, डेंसिटी के लिहाज से। अब जैसे देखो सिल्वर कितने, तो यहाँ से देखो अमोनिया 1 लोन पेयर देता है, 1 पेयर देता है अमोनिया, ठीक है। और 2 अमाइन है हमारे पास, ठीक है, 2 लोन पेयर तो यहाँ से मिल गया प्लस,
हाइड्रोक्साइड मोनोडेंटेट लिगेंड एक लोन पेयर देता है, OH तो 1 ही है ना यहाँ पर, तो ये 2+1 हो गया। तो हमारे पास इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, सॉरी, यस मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, यस लिगेंड्स में तो OH तो लिगेंड ही नहीं, अगर ये OH अंदर होता तो हम उसको चेक करते। ठीक है, ये गलती हो सकती है आपसे भी, इसको नहीं चेक करना है। हाँ, सिर्फ ये हमारे पास लिगेंड है ना, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 2 ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसको, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। लिगेंड्स कितने लोन पेयर दे रहे हैं हम, तो एक ही लिगेंड, अगर मल्टीपल लिगेंड्स होते हैं ना यहाँ पर, तो फिर हम प्लस प्लस करके लिख कर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी आगे आएंगे मल्टीपल लिगेंड्स वाले भी, तो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए सबको। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं आज नहीं देखो फर्क क्या है, डेंटिसिटी तुम्हारे से मैं बता दूं, पिछली लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। देखो डेंटिसिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, दे आर सेम थिंग्स। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो हमारे पास जो है वो लोन पेयर्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको कहा जाता है उसकी डेंटिसिटी। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। समझ रहे हो। तो डेंटिसिटी के लिए हम सिर्फ एक लिगेंड के अंदर रहते हैं, मैं बात होती है, डेंटिसिटी हमेशा लिगेंड की होती है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल की होती है कि वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो निकालना पड़ता है। डेंटिसिटी तो हम याद रखते हैं और ये निकालना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो नाउ हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर, प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि देखते हैं कितनी चीज़ें हमें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए, क्वेश्चन 3 कराता हूँ। अब यहाँ पर देख लें, देखिए कंपाउंड हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैटाइन का नाम लिखना पड़ेगा। कैटाइन नहीं है तो उसके बाद लिगेंड का नाम आएगा, लिगेंड एक ही है, NH3 है, वही अमाइन है। 4 अमाइन है तो सूरत में हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज यस टेट्रा अमाइन, डबल M से अमाइन होगा ना। उसके बाद मेटल का नाम Cu। अब कॉपर या क्यूपरेट में से एक आएगा, कॉपर आएगा, बिल्कुल चूंकि एनाइन मौजूद है तो कॉपर आना चाहिए। टेट्रा अमाइन कॉपर, और देर इज नो स्पेस, यू कैन सी। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और सबसे एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, SO4 का नाम क्या होगा, दिस इज सल्फेट। सल्फेटो नहीं बोलेंगे उसको, सल्फेटो ये सूरत में होगा जब ये अंदर आएगा। तो अभी तो ये लिगेंड नहीं है, ये सल्फेट है, क्या नाइन है, नेगेटिव चार्ज है। टेट्रामाइन कॉपर। इसके बाद अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो इसकी तो 0 हो गई, और सल्फेट की होती है -2, तो ये हमारे पास इसके आगे +2। ठीक है, ये सिर्फ 2, प्लस नहीं लिखते हैं, बस 2 लिख देते हैं। और अब इसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालनी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, तो वो कितने निकलेगी हमारे पास, बता सकते हैं आप, 4 निकलेगी बिल्कुल, चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर चले जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब मैं आपको मल्टीपल लिगेंड्स दिखाता हूँ नंबर 4 में। जैसे कि मैं लिखूँ Ni लिखूँ निकल, उसके बाद F3 कर दूँ, उसके बाद H2O कर दूँ 2, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारे पास। ठीक है, और साथ में एंड में हमारे पास आ जाएगा NO3। ठीक है, और ये NO3 भी हम यहाँ पर इसको ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, ओके, कोई भी कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब नाउ लेट्स हैव के लुक के इसमें हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम हमारे पास आएगा, कैटाइन का नाम आएगा, कैटाइन नहीं है तो लिगेंड। अब लिगेंड वी हैव 2 लिगेंड्स हियर ना। अब एक के फ्लोरो है, एक F से फ्लोरो है, और एक A से एक्वा है। तो अब यहाँ फिर वही बात है कि नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड की बात हम नहीं करेंगे, वो ओल्ड बुक की बात थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक्वा पहले आएगा, फ्लोरो बाद में आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये
डाई एक्वा, उसके बाद यस ट्राई फ्लोरो, देन उसके बाद फिर मेटल का नाम निकल आएगा, बिल्कुल सही, निकलेट तो नहीं होगा, निकल होगा, ठीक है। देन स्मॉल ब्रैकेट, अब फ्रेंड में हमारे पास डाई नाइट्रेट या नाइट्रेट, नाइट्रेट, क्योंकि डाई तो नहीं लगाते। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं हम, ठीक है, डायरेक्टली ऊपर यहीं पर निकालते हैं। इसका 0 हो गया चूंकि न्यूट्रल है, F ये -3 हो गया, और NO3 एक का -1 होता, 2 का क्या हो गया -2, तो ये निकल गया +5 निकल गया ये। तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज डाई एक्वा ट्राईफ्लोरोनिकल 5 नाइट्रेट, सही है। अब अगर हम इसी की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें यहाँ पर निकल की, तो ये क्या निकल कर आएगी सामने आपके पास, यस 2 इलोन पर यहाँ से 3 यहाँ से, तो 5 भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल कर आ रहा है हमारे पास से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर 5 क्वेश्चन, CO आ गया हमारे पास, फिर NH3 4 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हम एक लिगेंड के साथ ही OH लगा देते हैं, ठीक है, बल्कि OH ना लगाए, कुछ भी नहीं लगाते, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम अगर हमें लिखना हो कि ये क्या कंपाउंड हमारे पास बन रहा है, तो सबसे पहले देखो कैटाइन है नहीं, लिगेंड का नाम, लिगेंड NH3 है, यस दिस इज टेट्रामाइन। उसके बाद CO क्या हो गया हमारा, कोबाल्ट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकलेगी उसकी, 0 निकल जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर 0 निकल गई, क्योंकि और कोई चार्ज तो कहीं पे था ही नहीं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 नहीं आएगा हमारे पास, यस बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोबाल्ट के निकालेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ज़रूरी नहीं है दोनों बराबर हो, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, यस। हाँ कोबाल्ट की ही ऑक्सीडेशन नंबर लिखी है हमने, ये कोबाल्ट की ही है। आप हमने किस तरह निकालना, आप नहीं समझ पा रहे कोऑर्डिनेशन नंबर को, नहीं समझ पा रहे आप कोऑर्डिनेशन नंबर को, ओके। चले मैं अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ अलग से, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Ag सिल्वर, बल्कि पहले कैटाइन भी ले लेते हैं थोड़ा सा, NH4 ले लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया Ag सिल्वर, फिर यहाँ मैंने E.N ले लिया 3, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया OH ले लिया मैंने 2, ठीक है, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम अगर हम देखना चाहें क्या बनेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर इसका नेम हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कैटाइन का नाम, कैटाइन NH4, NH4 क्या हो सकता है, दिस इज अमोनियम, अमोनियम आयन होता है, तो सबसे पहले लिखना है अमोनियम। 2 लिगेंड है, EN है और OH है, तो पहले EN का नाम आएगा, E से इथाइल डायमाइन, H से हाइड्रोक्सो, तो इथाइल डायमाइन है, और 3 अभी ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो उसमें ट्रेस आएगा, बिल्कुल अमोनियम ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। उसके बाद डाई हाइड्रोक्सो अब हो जाएगा, चूंकि अब OH अंदर आ रहा है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सो। अब ये सिल्वर होगा क्या, सिल्वर नहीं होगा ना, ये अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अमोनियम ट्रेस इथाइलाइन डायमाइन, इवन डाईहाइड्रोक्स लग गया, दिस इज डाईहाइड्रोक्सो अर्जेंटेट। तो ये नेम तो वही जो रूल्स मैंने लिखा है उसी के लास्ट से लिख रहा हूँ, ये नाम कितने भी लंबे हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी बच्चे भी देख लें क्या निकल रही है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसमें देखें मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मुझे सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर के समय मेटल की निकलती है, मैंने आपको बता दिया, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, और वो देखते हुए किस तरह निकालते हैं इसको, बाकी तमाम को देखते हुए निकालते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो EN न्यूट्रल लिगेंड है 0, OH नेगेटिव लिगेंड है, 1 पे -1 होता है, 2 पे क्या आ गया -2, NH4 का चार्ज अगर आप जानते हैं तो +1 होता है, तो +1 और -2 कितना होता है
-1 होता है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स आप सिल्वर पे ऊपर लगा दो, एडिटिव इन्वर्स मतलब साइन उलट दो, तो क्या लग जाएगा इस पर साइन +1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। तो ये जो 1 चार्ज आ रहा है ये सिल्वर का ही है, समझ गए कैसे निकाल रहे हो। तो बाकी सब में हम ऐसे ही कर रहे हैं, आप इसको वर्डिंग में भी कर सकते हैं, बट एप्टीट्यूड में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हम उसको इस तरह से ऊपर ही निकाल लेते हैं। सही, कोई इतना मुश्किल नहीं होता वैसा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप कर सकोगे ना खुद से, जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, अब कितनी आ रही है कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर की, अब जरा कितनी आ रही है? 5 आ रही है। गलत जवाब हो गया, सबका गलत जवाब हो गया। सुनो अब जरा और से, भी गलत बता रहे हो, सुनो गौर से, ठीक है, सुन लो गौर से। अब EN जो है ना, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 लोन पेयर देता है, तो 3 to the 6 तो यहीं से आ गए, और 2 तो ये दे रहा है, तो इसकी ऑक्सी कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो है वो 8 आ रही है, समझ गए। तो ये तो डेंटिसिटी इसकी 2 है ना भाई, तो बाइडेंटेट है, तो 3 × 2 प्लस उसके बाद फिर 2 होगा, तो 8 हो जाएगा ये हमारे पास। चूंकि मैंने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेटल मेटल एटम। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा प्लस करके लिख दिया जाए, इसमें तो नहीं हो रहा है ऐसा, सही है ना भाई। तो ये याद रखिएगा उसको। कोई मसला है किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में तो मैं समझा दे दो। यस, 4th में इसमें एक्वा, दिस इज एक्वा, नॉट, इसको एक्वा पढ़ेंगे, नहीं एक्वो नहीं पढ़ेंगे इसको, AQUO। देखो सिंपल, मैंने क्या बताया, O किस में आता है, वो आता है नेगेटिव लिगेंड्स के एंड में, और वाटर एक नेगेटिव लिगेंड नहीं है। वाटर हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड नहीं है, वाटर हमारे पास एक जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स वाई उसको हम लोग एक्वा लिखते हैं। हाँ, क्या पता बुक में टाइपिंग मिस्टेक करके एक्वो लिखा हुआ हो शायद, बट एक्वा होता है, गूगल करोगे तो एक्वा आएगा लिखा हुआ, ठीक है। मतलब फिर वही ना, जब क्लैश आ जाए आप गूगल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, पता लग जाता है क्या चीज़ करेक्ट है क्या नहीं है। तो ऐसा होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। स्पेस भी दिया होगा उस बुक में, आप देखोगे तो कि वो हर वर्ड्स के बीच में स्पेस दिए हुए, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो सब टाइपिंग, देखो ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं पता है, जाहिर सी बात है। डॉक्टर मौज़म ने वो किताब लिखी है हमारी, ठीक है, बहुत एक अच्छे टीचर है डॉक्टर मौज़म हैदर, तो उन्होंने किताब लिखी है, इज़ अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, तो उन्होंने बिल्कुल केमिस्ट्री उनकी बहुत बेहतरीन है, तो उनको ये चीज़ें बेसिक नॉलेज है हर चीज़ की है। लेकिन जब टाइपिस्ट जब उसको टाइप कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो मसला करते हैं, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती। एक चीज़ ये है, प्रूफ रीडिंग होनी ज़रूरी है, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक्स रह जाती है। तो सिंध बोर्ड के साथ एक ये इशू आता है कि प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं ना, एक बार बुक लिख दी गई है तो उसकी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए ना, ताकि जो टाइपिंग मिस्टेक्स है वो ओमिट की जाए, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गलतियों के साथ वो किताब मार्केट में आती है। लेकिन वो टेस्ट एडिशन होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी मसाइल थे बुक्स के, तो उसके बाद फिर न्यू अभी साल 2023 में जो न्यू केमिस्ट्री की बुक, मतलब कि एडिटेड बुक आ गई है, बुक वही, बट जो गलतियाँ उसमें थी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह उसको गलत सही करके उसको दे दिया गया। इस तरह सेकेंड ईयर में भी अभी एक टेस्ट एडिशन है ये, अब इसमें गलतियाँ निकलेंगी तो नेक्स्ट ईयर फिर वो चेंज होकर आ जाएंगी, सही होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो सकता है कि इस तरह के एक आग अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है। बट ये एक्वा होगा हमारे पास, ठीक है, एक्वो नहीं होगा ये हमारे पास। इसके बाद और देखो, जरा क्वेश्चन 6 तक तो कर लिया हमने, 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखता हूँ, K3 मेटल लगा लेता हूँ उसके अंदर Hg, इसके बाद लिखता हूँ EDTA ट्वाइस, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CO थ्राइस, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ F, बल्कि F नहीं लिखता हूँ, Br लिख देता हूँ, Br6 और लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एक ये कंपाउंड देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लिखा है मैंने, तो क्या आसान आसान तो आ गए हमें करने।
सबसे पहले क्या आएगा बताओ आप? यस, सबसे पहले हमारे पास होगा पोटेशियम। ठीक है, बिल्कुल सही। पोटेशियम के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखो, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, कार्बोनिल, ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले आ जाएगा। 6 ब्रोमो है, दिस विल बी हेक्सा ब्रोमो, बिल्कुल सही। उसके बाद ट्राई कार्बोनिल, यस ट्राई कार्बोनिल। इसके बाद EDTA, बिस लिखेंगे ना इसमें, बिल्कुल बिस। अब EDTA का पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। यस, एक लाइन में आया भी नहीं है। ओके, उसके बाद HG, वैसे मरकरी होता है लेकिन जो कि कैटाइन लगा है तो हाइड्राजाइरेट। ठीक है, हाइड्राजाइरेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये पोटेशियम हेक्सा ब्रोमो ट्राई कार्बोनिल बिस इथिलीन डाइअमाइन एसीटेट हाइड्राजाइरेट। ठीक है, तो ये नाम याद करने की चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी ना घर से याद करके आया इसको कि आज मैं लिखाऊंगा इसको, इतना टाइम थोड़ी जिंदगी में मेरे पास, तो और काम भी है। तो आपको भी याद नहीं करना होता, ये हम निकाल लेते हैं किसी भी कंपाउंड से। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी सबसे पहले? तो देखो, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये +3, ये 0, ये 0, ये -6। -6 और +3 कितना हो गया हमारा? -3। तो HG क्या आ गया? +3 आ जाएगा। तो ये +3 आ गया। बस सिंपल इस तरह से निकालते, कोई मुश्किल काम नहीं। इसी तरह से अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालेंगे, अब जरा ये, अच्छा आप बताओ दोबारा से कोऑर्डिनेशन नंबर, पिछली बार गलत बताया था आप सबने। मरकरी की क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है? 21, चेक कर लेते हैं। हेक्साडेंटेट 6 × 12 +3 +6 21 हो रही है। यस, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये इस तरह से निकलता है। डेंसिटी को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चार्ज स्पीशीज की भी बात करते हैं, जैसे कि Fe लिखा मैंने, उसके बाद CN6 लिखा, देन उसके बाद -3 लिख दिया। अब देखो, चार्ज भी आ सकता है कुछ ना कुछ हमारे पास, जैसे इसके ऊपर चार्ज लगा है ऑलरेडी, तो एंड में आइन आ जाएगा ना इसके। ठीक है, तो नाम किस तरह लिखेंगे इसका? सबसे पहले तो कैटाइन तो है नहीं, तो हेक्सा सायनो, उसके बाद फेरेट आएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी। अगर चार्ज आ जाए ना तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो आप इसको निकाल सकते हैं पूरा ना। चार्ज अगर लगा हुआ है तो आप इस तरह से Fe हो गया ये हमारे पास, प्लस अब CN -6 हो गया। अब इक्वल टू के बराबर में ये पूरा ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा Fe -6 = -3। तो Fe हमारे पास ये प्लस के 3 आ जाएगा, तो ये 3 हम इसको लिख देंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आपको ये वाला -3 मसला करें, क्योंकि इक्वल टू राइट साइड से होता है। और सबसे एंड में हम लोग क्या लिख देंगे इसके अंदर? आइन लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा। पॉजिटिव लगेगा तो भी आइन लिख देंगे। समझ में आ गई बात सबको? तो बात देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी है।